ठीक है, आज से हम अपनी माईएसक्यूएल की जो बुक है हमारे पास सेकंड सेक्शन में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो माईएसक्यूएल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन डेटाबेस वगैरह का लेना हमें कि डेटाबेस क्या होता है हमारे पास और डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं अपने माईएसक्यूएल के इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन टू माईएसक्यूएल। यहाँ पर पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि माईएसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेसेस। अब हमारे पास माईएसक्यूएल क्या है, हमारे पास एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखें एक वर्ड लिखा हुआ है कि डेटाबेस। हमें तो पता चल गया कि माईएसक्यूएल क्या हमारे पास एक RDBMS सिस्टम है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस बेसिकली हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब जब याद करें हम लोग एक्सेल पढ़ रहे थे तो मैंने एक्सेल के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये बात बताई थी कि एक्सेल किससे यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए, या अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते थे हम, एक्सेल वहां पर यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग अपने पास कि डेटाबेस क्या है, सिस्टमैटिक वे है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए और अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सिस्टमैटिक वे टू स्टोर और मैनेज डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा का ये मतलब है कि डेटाबेस हमारे पास का एक ऐसा कलेक्शन होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का। अब यहाँ पर देखें एक एग्जांपल भी नीचे लिखी हुई है कि यहाँ पर मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड बोलूं, ऑर्गेनाइज बोलूं, या फिर मैं बोलूं सिस्टमैटिक बोलूं और या टेबुलर बोलूं, बात मेरे पास क्या है कि टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डेटाबेसेस वगैरह होता है, कलेक्शन होता है हमारे पास किसका, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा जिसमें स्टोर हुआ होता है। फिर यहाँ पर देखें एग्जांपल में क्या दिया, यहाँ पर एक टेबल मेरे पास बना हुआ है जिसमें मेरे पास क्या है, 3 कॉलम्स का डेटा और इसमें 3 रॉस का मेरे पास यहाँ पर डेटा मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पूरा प्रॉपर रॉस और कॉलम्स वाइज में हुआ है डेटा, मतलब टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि डेटाबेस क्या होता है हमारे पास, तो आप लोग बोलते हैं हमारे पास एक कलेक्शन होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का या ऑर्गेनाइज डेटा का या सिस्टमैटिक वे होता है हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए या हमारे पास डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि माईएसक्यूएल हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस की डेफिनेशन हमने देख ली। आगे बात करते हैं कि RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह क्या होता है, ओपन सोर्स वगैरह क्या होता है, इस पर आगे बात करते हैं अभी इसी लेक्चर पे। अब यहाँ पर देखें दूसरा स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास डेटाबेस क्या होता है, लेकिन हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि माईएसक्यूएल के हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर देखें पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। ठीक है, हमारे पास क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जा सकता है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बोला जा सकता है, किसी की ऐसी एप्लीकेशन को बोला जा सकता है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए और हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है कि अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर, एक्सेस, एडिट एंड डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो मेरे पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि डेटा को स्टोर करना, एक्सेस करना। अच्छा, डेटा को एक्सेस करने का मतलब, डेटा को फेच करने का मतलब या डेटा को रिट्रीव करने का मतलब क्या है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को देखना। इसका आसान अल्फाज यही है हमारे पास, मतलब क्या बनता है कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा दे, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है वो। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर मुझे डेटा देखना हो, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, किसी भी एम्प्लॉय का हो सकता है, किसी भी स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर मुझे किसी भी चीज का डेटा देखना हो तो उसको बोल सकता हूँ मैं डेटा को फेच करवाने का सही मतलब है डेटा को रिट्रीव करवाना या डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, तो ये मतलब है कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को देखना। और यहाँ पर क्या लिखा है, एडिट एंड डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेटा को वो स्टोर करवाता है डेटाबेस में, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हमने कोई डेटा अगर डेटाबेस ऐड किया है तो उसको हम जाहिर सी बात है ऐड किए हुए डेटा को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर मेरे पास थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि इट हेल्प्स टू मैनेज डेटा इन 2 वेज। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हम डेटाबेस में डेटा को मैनेज कर सकते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं। मतलब अपने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम अपने डेटा को 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मेरे पास क्या कह रहा है कि बाय प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू मैनेज डेटा। मतलब हम क्या करें, अब जैसे मैंने क्या बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो हम एक पहला पॉइंट यही कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में जाकर क्या करें, खुद से डेटा को स्टोर करवाएं, अपने डेटा को मैनेज करें, अपने डेटा को डिलीट करें या अपने डेटा को रिट्रीव करें। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में जाकर मैं खुद ये सारा काम कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहे हैं कि बाय सपोर्टिंग कनेक्टिविटी टू अदर एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू मैनेज डेटा। इसका क्या मतलब है कि आप अपने डेटाबेस को किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करवा दें, फिर हमारे पास क्या होगा, वो जो हमारे पास एप्लीकेशन होगी ना, अब वो रिस्पॉन्सिबल होगी डेटा को स्टोर, मैनेज वगैरह डिलीट करवाने। अब हम खुद से जाकर डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं करवा रहे, मतलब खुद से जाकर हम अपने डेटाबेस में डेटा को मैनेज नहीं करवा रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, एक हमने उस डेटाबेस को उस एक एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया, एक एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी, वो वेबसाइट भी हो सकती है, अब वो फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो सकती है। मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने एप्लीकेशन के डेटा को इंसर्ट करवा सकता हूँ किसमें, उस डेटाबेस में जाकर। अब मुझे डेटाबेस में जाकर डेटाबेस स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल किसी भी एप्लीकेशन से अपने डेटाबेस को कनेक्ट करवा के अपना डेटा वहां पर स्टोर या मैनेज वगैरह करवा। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल देखते हैं मेरे पास किस तरह के। अब यहाँ पर देखिए टाइटल बड़े स्लाइड का क्या करें कि हाउ डेटा इज मैनेज बाय अदर एप्लीकेशन। पहला पॉइंट तो वहां पर समझ आ गया था कि डेटाबेस में जाकर खुद से मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा पॉइंट का यहाँ पर यही मतलब हुआ कि किसी भी अदर एप्लीकेशन, किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में जाके मैं डेटा को स्टोर कैसे करवा। अब याद करें हमने एचटीएमएल में एक फॉर्म बनाया था, तो बिल्कुल यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल वैसा ही फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या करें, मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हुए हैं और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, 2 यहाँ पर मैंने रेडियो बटन लिए हुए हैं जिसमें जेंडर लिया हुआ है मैंने, एंटर नेम और एंटर योर एज। फिर मैंने क्या किया हुआ है, जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इस फॉर्म पे डेटा कोई भी एंटर करके मैंने इस फॉर्म में डेटा सबमिट किया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हुआ, जैसे ही मैं फॉर्म में डेटा इंसर्ट करूंगा फौरन मेरे पास क्या आ जाएगा, उस टेबुलर फॉर्म में मेरे पास डेटा स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर यही मतलब है इस चीज का कि यहाँ पर अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डेटा को स्टोर करना है तो मुझे बेसिकली एक फॉर्म के थ्रू करवा सकता हूँ डेटा, और उसको ठीक है अपने डेटाबेस को टेबुलर फॉर्म में वहां पर अपने डेटा को स्टोर में करवा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने MySQL का। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आए थे MySQL, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहली स्लाइड में कि MySQL क्या था, हमारे पास एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। अब हमें ये पता चल गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो MySQL है ना, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ही हुआ जो कि मैं क्या करता है, हमारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो MySQL अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि क्या है, तो MySQL कभी भी आप लोगों ने ये जवाब नहीं देना कि MySQL हमारे पास एक डेटाबेस है। नहीं, हमारे पास क्या है कि MySQL एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेसेस को या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो MySQL हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस हमारे पास MySQL डेटाबेस नहीं है। ठीक है, MySQL के सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेस बनाकर उसको मैनेज वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि DBMS एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म द सेम टास्क स्टोरिंग ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेज डेटा। अच्छा, यहाँ पर DBMS और RDBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का मतलब ये हुआ, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, RDBMS। ये दोनों का बेसिकली काम दोनों का सेम है कि वो डेटा को स्टोर करवाने के लिए और डेटा को मैनेज करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है, यहाँ पर पॉइंट पर है कि RDBMS स्प्लिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर टेबल। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए जो डेटाबेसेस में डेटा मैनेज हो रहा है ना, वो किस फॉर्म में हो रहा है, टेबुलर फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, उसमें हम वैल्यूज वगैरह किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में। और हमारे पास क्या है कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है ना, वो छोटे छोटे टेबल्स में हमारे पास क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है।
और वो उनका क्या करता है, टेबल का आपस में क्या करता है, आपस में कनेक्शन उनका, या आपस में उन छोटे छोटे टेबल जो उसने डिवाइड किए उनको आपस में रिलेशनशिप उनका बना देता है। लेकिन जबकि हमारे पास जो डीबीएमएस होता है वो हमारे पास जो स्टोर करता है वो एक ही तरह के टेबल में हमारे पास जो डेटा होता है वो स्टोर करता है। बेशक अब वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर वो करेगा किसमें, एक ही टेबल में सारा डेटा को स्टोर करके वो लेकर आ जाएगा, आरडीबीएम। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ MySQL के ओवरव्यू ले लेते हैं MySQL का। कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि MySQL इज डेवलप्ड बाय माइकल वाइडेनियस इन 1995। तो MySQL जिसने डेवलप किया था उनका नाम था माइकल वाइडेनियस, और यहाँ पर उन्होंने डेवलप किया था 1995 में उसको डेवलप किया था। अच्छा, ये MySQL स्टैंड्स फॉर क्या कह रहा है, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का मतलब है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज को बोला जाता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एसक्यूएल का मतलब समझ में आ गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन ये माई का क्या मतलब है? अब ये माई, हमारे पास जो माइकल वाइडेनियस थे, की जो डॉटर थी उनकी बेटी का नाम था माई। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसके नाम के साथ उसका नाम जोड़ दिया कि माई एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और यहाँ पर माई का क्या मतलब है कि माइकल वाइडेनियस की जो डॉटर थी उसका नाम था माई। ठीक है, इसलिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको माई का नाम दे दिया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इट इज एन ओपन सोर्स। अभी जो कह रहा है कि माई एसक्यूएल जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास ओपन सोर्स है। अब यहाँ पर ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, कि ओपन सोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल हो सबके लिए, उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसका सोर्स कोड वगैरह कोई भी आराम से इजीली एक्सेस कर सकता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, आप लोग सिंपल जवाब दे सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है, डाउनलोड उसको कोई भी फ्रीली अवेलेबल कर सकता है और इजी टू यूज होता है, और अवेलेबल फ्रीली अवेलेबल बेसिकली उसको यूज कर सकता है कोई। उसका बेसिकली कोई ट्रायल वर्जन नहीं होता, मतलब सबके लिए वो फ्री होता है, कोई भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है, कोई भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकता है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस। अब MySQL जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो कौन सी लैंग्वेजेस को यूज करके बनाया गया है, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और सी प्लस प्लस को यूज करके बनाया गया है। ठीक है, उसका मतलब बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जा रही है MySQL के, वो सी और सी प्लस प्लस है। इन दोनों लैंग्वेजेस को यूज करके उन्होंने MySQL के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उनको डेवलप किया है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इट इज कंपैटिबल विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका क्या पॉइंट का क्या मतलब है, कौन बताएगा? कि इट इज कंपैटिबल विद डिफरेंट ऑपरेटिंग। इसका ये मतलब हुआ कि MySQL का जो है एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम चला सकते हैं, मतलब किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है, वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होता, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं होता, वो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकते हो, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो कंपैटिबल हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि इट हैज सपोर्ट फॉर पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है वो हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें हमारे पास यूजर की लॉगिन वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव है, मतलब वहां पर यूजर का यूजर नेम सेव है और वहां पर यूजर का पासवर्ड सेव है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेटाबेस बना हुआ है उसको अगर किसी के पास एक्सेस उस डेटाबेस का उस टेबल का मिल गया तो क्या कर सकते हैं, हमारे यूजर में जो जितने भी हमारे पास यूजर है उनका यूजर नेम भी दे सकता है और उसका पासवर्ड भी देख सकता है। ठीक है, तो MySQL हमारे पास एक ऐसा फीचर मौजूद है जो कि हमारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर, मतलब हमारे पास टेबल में जो पासवर्ड स्टोर है ना यूजर का, वो उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो कि हैकर को समझ में नहीं आएगी। मतलब वो एक एक्चुअल पासवर्ड को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पासवर्ड सेव था ABC12345, तो जो ABC12345 जो पासवर्ड है उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो कि हैकर को समझ नहीं आएगी। इस चीज को बोला जाता है पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करना। ठीक है, और जब हम उस पासवर्ड को देखना चाह रहे होंगे जो कि हम ही देखना चाह रहे हैं पासवर्ड को, मैं पासवर्ड को डिक्रिप्ट भी कर सकता हूँ, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी पासवर्ड को डिक्रिप्ट
नहीं कर सकता, डेटाबेस बनाया वो वही से उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट हो जाता है, इंपोर्ट करना पासवर्ड को डिकोड करना, ठीक है। तो कोई भी इसको आसानी यहाँ पर उसको कर सकता है। तो MySQL हमारे पास पासवर्ड सेव होते हैं, उनको हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी हैकर के पास वो डेटाबेस लग जाता है या वो टेबल लग जाता है, वो उसको इंक्रिप्ट पासवर्ड मिलेगा, एक्चुअल पासवर्ड उसको कह रहे हैं कि इट हैज सपोर्ट फॉर यूजर अकाउंट प्रिविलेजेस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट का हमारे पास क्या मतलब है, इट हैज सपोर्ट फॉर यूजर अकाउंट प्रिविलेजेस। हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर यूजर को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और यूजर को बेसिकली अपनी उसके अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस का क्या मतलब है कि इख्तियारात देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एडमिन है और एक हमारे पास क्या है, यूजर है, ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एडमिन क्या कर सकता है, सारे उसके पास इख्तियारात। अब वो एडमिन क्या डिसाइड कर सकता है, एक अकाउंट मेरे पास एडमिन का होता है, जैसे हम अगर अपने कंप्यूटर्स की बात करें, हमारे पास एक एडमिन का अकाउंट होता है और एक गेस्ट का अकाउंट। हम क्या करते हैं कि गेस्ट को जो हमारे पास होते हैं इख्तियारात कम देते हैं, ठीक है। मतलब वो फॉर एग्जांपल हमारी सी डायरेक्टरी में जाके कोई फाइल वगैरह डिलीट नहीं कर सकता, कोई फोल्डर डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी चीज हमारी परमिशन के मुताबिक, परमिशन के से पहले हमारे पास क्या कर सकता है, उसको कोई भी चीज अगर डाउनलोड करनी होगी तो हमारे पास क्या कर सकता है, वो हमसे पहले उसको परमिशन सॉफ्टवेयर में रहते हैं मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करके उसको मल्टीपल प्रिविलेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर को मल्टीपल इख्तियारात हम दे सकते हैं। ये वाला जो यूजर है उसके पास ये वाले इख्तियारात हो कि कोई भी यूजर को वो डिलीट ना कर सके, कोई भी यूजर को एडिट ना कर सकते, मतलब सिर्फ वो यूजर को देख सकता है, उनको ऐड नहीं कर सकता, उसको डिलीट नहीं कर सकता और उनको चेंज वगैरह नहीं कर सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास MySQL में ये वाली सारी फंक्शनलिटी हमारे पास मौजूद होती है। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि हैंडल्स लार्ज डेटाबेसेस दैट हैव अप टू 5 बिलियन रॉज। मतलब हमारे पास जो MySQL जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टेबल बना सकते हैं जिसमें 5 बिलियन रॉज हम अप टू यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट बेसिकली इंट्रोडक्शन था MySQL का, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, हाँ, इसमें हमने क्या देखा कि इंट्रोडक्शन MySQL क्या होता है हमारे पास। एक हमारे पास क्या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। डेटाबेस क्या होता है, हमारे पास एक कलेक्शन होता है किसी भी डेटा को, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस को डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है।